आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा महाराष्ट्र लाइव, सच के साथ जनता की आवाज़। मैं मुख्य संपादक मिर्ज़ा इदरीस बेग। आज मोहम्मद गौस जैन इनके ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोहम्मद गौस जैन ने, और इन्होंने अपने निशानी ड्रम पैड 14 क्रमांक पर जो इनका निशानी चिन्ह दिया गया है, विधानसभा मतदान वो ड्रम पैड है, और इन्होंने जनता के हित के बारे में क्या कहा है, परभनी के जो रास्तों का हाल बद से बदतर हो चुका है, इस बारे में वो क्या करेंगे उनके इलेक्शन जीतने के बाद। ये सभी मुद्दे जो अहम है परभनी जनता वासियों के लिए, इन्होंने ख़ास एक मुलाकात हम लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की, और उन्होंने क्या बताया हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें कई तरह के सवाल पूछे गए और उन्होंने बड़े ही बेबाकी से उसका जवाब दिया। देखिए ख़ास रिपोर्ट हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी न्यूज़ या विज्ञापन के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जैन साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक है जो एक कारोबारी के नाम पर जाने जाते थे, लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका का 2017 में जब इलेक्शन हुआ तो वहां पर परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 से इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी, और परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 दरगाह रोड के नगर सेवक बन गए थे। और अपक्ष उम्मीदवार होने की वजह से यहाँ पर एक ऐसा मौका था कि परभनी महानगर पालिका के महापौर के तौर पर उभर कर आए हुए थे और ऐसी शख्सियत के मालिक थे। और एक ही वोट ऐसा था जो परभनी शहर महानगर पालिका को एक महापौर दे सकता था। उस चीज को ठुकरा कर आपने कौम और मिल्लत के आना मुनासिब समझा। उसके बाद में परभनी शहर महानगर पालिका के बाद में 2019 में आपको मौका दिया गया। परभनी वासियों ने जिस तरह से आपको सराहना चाहिए था, 2019 में परभनी से आपने विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा है, और आप यहाँ पर पॉलिटिकली 2024 में जिस तरह से परभनी विधानसभा मतदार संघ में एक गोल्डन चांस आया हुआ है, परभनी अल्पसंख्यक जिला माना जाता है। 1,07,000 के ऊपर परभनी में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, और मुस्लिम ही नहीं बल्कि हर समाज का मतदाता वेल क्वालिफाइड होने के नाते से आपको लाइक करता है। किस तरह से देखते हैं, और आने वाले 20 नवंबर 2024 को आपके ही नाम पर किस तरह से यहाँ की जनता ने वोट डालना चाहिए, जबकि विकास को लेकर आप हमेशा अग्रसर रहते हैं और विकास के बारे में ही बात करते हैं। जी देखिए, परभनी पिछले 10 साल से जिस आमदार को परभनी के लोगों ने चुनकर दिया, उस आमदार के विकास के कामों का ब्यौरा आपके सामने अभी है। आप मेरे ऑफिस तक पहुंचने के लिए आप सच में बताइए, आपको कितने खड्डों से गुजरना पड़ा। ये एक हकीकत है परभनी की, और इस हकीकत को हम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट पे चर्चा होनी चाहिए, और आने वाले 5 साल परभनी के लोगों के कैसे जाएंगे वो इस इलेक्शन में वो फैसला करेंगे। इसके साथ साथ परभनी मुस्लिम बहुसंख्यीय जो एरिया है, जो मतदार संघ है, यहाँ पर पहला हक मुस्लिम समाज का है। मुस्लिम समाज के साथ ये खिलवाड़ किया गया है हर बार 40 साल से, कि जो कैंडिडेट तैयारी नहीं कर सकता, जो कैंडिडेट तैयार नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, जिस कैंडिडेट का कोई जनमत नहीं है, उसके ऊपर इलेक्शन थोपा गया। नतीजा ये निकला कि इलेक्शन मुस्लिम समाज ने, मुस्लिम कैंडिडेट ने जीता नहीं। और जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो दूसरे जो समाज के लोग हैं, चाहे वो फिर वो कांग्रेस का टिकट हो, चाहे फिर वो राष्ट्रवादी का टिकट हो, चाहे फिर वो किसी और पार्टी का टिकट हो, वो हार जाते हैं, क्योंकि वो समाज के लोग उस कैंडिडेट के ऊपर उतना भरोसा नहीं करते जितना भरोसा कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ही हिंदू कैंडिडेट पे करते हैं। अभी वो बात बढ़ कर इस हिसाब से यहाँ तक आप पहुंची है कि आज जब इलेक्शन है और 1,15,000 मुस्लिम वोटरों की एक उम्मीद है कि यहाँ से कोई ना कोई उनके मिल्लत के मसाइल पर, उनके कौम के मसाइल पर आगे आने वाला कोई कैंडिडेट अगर चुनकर आता है तो आने वाले 5 साल ना सिर्फ तरक्की बल्कि मिली मसाइल के भी काम में आएंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा खेल, घिनौना खेल चालू है कि इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन ख़त्म करने की यहाँ पर साजिश रची जा रही है। आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि पिछले 15 दिन में परभनी में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं होना चाहिए था।
ऐसा तो नहीं है कि आपने मुसलमानों के सामने जाकर अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया हो, अपने 10 साल में जो आप फेल हुए हो वो फेल होने के चीज़ों का आपने अफसोस किया हो और आने वाले 5 साल कैसे गुजरेंगे उसका राह हमारे लोगों के सामने रखा हो। इसके उलट आपने मुसलमानों के वोटरों के साथ इस हिसाब से खिलवाड़ किया कि आपने उनको ऑप्शनलेस कर दिया। आपने पैसों के बलबूते पर कैंडिडेट्स को खरीदने की कोशिश की। आपने पहली बार ऐसा हुआ है परभनी में कि न सिर्फ कैंडिडेट बिका बल्कि पार्टी भी एक शक के दायरे में आ गई। और ये सब चीज़ें इस वजह से हुई कि मुसलमानों को एक इंसाफ के लड़ने के लिए वोट डालने का एक सुनहरा मौका न दिया जाए। मगर मैं इस समझौते की सियासत के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। हमने 3 तारीख को प्रोग्राम लिया था, हमारे जिम्मेदारान का, उलमा इकराम का, अइम्मा इकराम का, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमने साफ तौर पर पूछा कि ये परभनी की सियासत चल रही है, आप हमको बताइए क्या मैं इस समझौते का भागीदार बन जाऊं या आपके हुकूक के लिए लड़ूं। तो सबकी आवाज़ एक ही थी कि हमको लड़ना चाहिए। बस उसी भरोसे पे, अल्लाह के भरोसे पर हमने लड़ने का फैसला किया और परभनी की आवाम को एक अच्छा विकल्प देने के लिए हम सामने आए हैं। हमारी निशानी ट्रम्पेट है, उसको हम तुतारी नहीं बोल सकते, हालांकि वो तुतारी है, मगर कुछ एक रिस्ट्रिक्शन है तुतारी नहीं बोलने का, इस वजह से हम उसको ट्रम्पेट बोलेंगे। 14 क्रमांक पर मेरा बटन है। आप बटन दबाते टाइम पर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आने वाले 5 साल आपके भविष्य के, आपके बच्चों के भविष्य के, आप जिस माहौल में परभनी में रहना चाहते हैं, आप उसके लिए वो बटन दबाएंगे। जात पात, धर्म, पक्षपात, इन सब को बाजू में रखिए। पिछले 30 साल 40 साल में हम यही करते आए हैं और आपने ये देखा कि इस तरह की राजनीति हमको पीछे लेकर जा रही है। जहाँ पर दुनिया चांद पर पहुँच रही है वहाँ पर परभनी पीछे खड्डे में जा रही है। अगर परभनी और परभनी के जो भविष्य को अगर खड्डे में जाने से बचाना है तो हमको एक परिवर्तन की राजनीति करना पड़ेगी। और उस परिवर्तन की राजनीति के लिए मैं एक विकल्प बनकर आपके सामने आना चाहता हूं और आप, मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे और विकास की राजनीति के ऊपर मेरा साथ देंगे और ट्रम्पेट के बटन पर अपना वोट और अपनी ताकत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 35 साल से लगातार महाराष्ट्र में एक ऐसी शख्सियत है बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने परभनी से ही अपनी पहचान बनाई थी, परभनी से ही अपने धनुष्य बाण को यहाँ से ही एक परचम उसका पूरे महाराष्ट्र भर में लहराया गया था। और आज वही बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव बाला साहब ठाकरे वर्सेस उद्धव बाला साहब ठाकरे, इस तरह का यहाँ का माहौल हो गया है। और आपके वजह से आप जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ऐसी सूरत में बाला साहब ठाकरे और उद्धव बाला साहब ठाकरे, तीसरा यहाँ पर जिस तरह से तिरंगी लड़त हो रही है, मोहम्मद गौस जैन साहब जो एक छोटे से घराने से है, मुस्लिम समाज से है, जहाँ पर उद्योग क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन उद्योग क्या होता है मोहम्मद गौस जैन साहब इनके रूप में परभनी वासियों ने देखा है। यहाँ पर तिरंगी जो लड़त हो रही है, जिसे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर बाले किला माना जाता था धनुष्य बाण का, धनुष्य बाण जो बाला साहब ठाकरे इनकी चुनाव की निशानी थी। और बाला साहब के ही बेटे जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे, इन दोनों वालिद साहब और बेटे के बीच में जो पार्टी अटकी हुई है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना, यहाँ पर निशानी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप किसी को भी वोट डालो जाएगा एक ही के पास। यही तो हम सब लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये मुसलमानों के लिए इन्होंने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। आप चाहे महाविकास आघाड़ी को वोट डालें या महायुति को वोट डालें, ये जाएगा एक ही आदमी को जिसके ये लोग सरस्वती में रहते हैं और जिसके विचारों पे चलते हैं, वो है बाल ठाकरे। क्या था बाल ठाकरे का विचार? बाबरी मस्जिद तोड़ने पे गर्व करना, मुसलमानों पे जुल्म करना, मुंबई में दंगे कराना, मुसलमानों को खुलेआम गालियां देना, यही था ना। तो अगर ये उसूल है तो दोनों के उसूल है। बाप का जो बेटा है वो भी उसी पे बात करेगा। अभी तो इस वजह से एक हिस्सा खामोश है क्योंकि उसको ये उम्मीद है कि मुसलमानों तक वोट मिलेगी। आप एक बार वोट नहीं दीजिए उसको, फिर देखिए उसका असली रंग। इसीलिए परभनी के मुसलमानों को इस तरह से
उनकी टोली की गई है कि वोट ही वो दोनों को डाल सकते हैं, दोनों में से किसी को वोट डालो आप, तो जाएगा एक को ही। और इलेक्शन के बाद में मैं आपको ये बात खुलकर आपको कहना चाहता हूँ, आप ये मेरा वीडियो रिकॉर्ड रखिए और इसको याद कीजिए बाद में कि इलेक्शन के फौरन बाद उद्धव ठाकरे अपनी घर वापसी करेंगे और बीजेपी में जाएंगे सत्ता के लिए। ये कोई मुसलमानों की हमदर्दी में या मुसलमानों के गम में शरीक होने के लिए वो बीजेपी से अलग नहीं हुए हैं, ये सत्ता की लड़ाई में अलग हुए हैं। और इनका दारोमदार भी बहुत सी चीज़ों पे है। अगर शिंदे बुरी तरह से हारता है और उद्धव ठाकरे के कुछ ज़्यादा अगर एमएलए चुन के आते हैं तो वो सत्ता में आगे बढ़ने के लिए वो पीछे नहीं हटेंगे और वो अपना पासा दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। तो मैं उन मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से उनको ये आह्वान करना चाहता हूँ, उनको ये तंबीह करना चाहता हूँ कि आप अगर डॉक्टर राहुल पाटिल का काम कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि अगर सरकार बनाने के लिए अगर ये शिवसेना बीजेपी के साथ जाती है तो आप आज से ही बीजेपी का काम कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये एक ही बाप के दो बेटे हैं, एक पैदा किया हुआ बेटा है और एक पाला हुआ बेटा है। दोनों एक ही सिक्के के एक दो रुख है और ये बात क्लियर है कि ये दोनों में से किसी को भी वोट डालना, बीजेपी को वोट डालना है। परभणी विधानसभा मतदार संघ के मजदूर लोगों को किस तरह का आह्वान आप करेंगे कि आप तीसरा विकल्प बनकर आए हुए हैं और तिरंगी लड़त यहाँ पर है? देखिए, तिरंगी लड़त तो होनी है क्योंकि मैंने समझौते के राजकारण को नकारा है। मैं मतलब एक शेर आपकी नजर करना चाहूँगा कि मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं, चिंता के कहीं खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं मार्च पर मुझे उन सबको में तलाश कर। ये जो शेर है, ये शेर इसी राजनीति का हिस्सा है कि हम मुसलमानों को हेल्पलेस नहीं देखना चाहते, मुसलमानों को विकल्प के बगैर नहीं देखना चाहते। 20 नवंबर तक मुसलमान खुद डिसाइड करेगा कि उसको वोट किसको करना है और इसी विकल्प को जिंदा रखने के लिए हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इलेक्शन सिर्फ हमारा इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन उम्मत का एक बका का इलेक्शन है। ये मिल्लत के सवालों पर आगे बढ़ने का इलेक्शन है। आप पिछले 5 साल में मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो सातारा का घर जलाना हो मुसलमानों का, चाहे वो विशालगढ़ की मस्जिद की बेहुरमती हो, चाहे वो थाने में हमारे बुजुर्ग मुसलमान को गोश्त खाने के जुर्म में मारना हो, या फिर इसके सबसे बढ़कर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो बुरी बातें की गई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हो। आप मुझे बताइए कि कोई सेकुलर पार्टी और ख़ास करके यहाँ के आमदार ने क्या एक लफ्ज़ भी कहा हो? ये कैसा आमदार है, ये कैसे लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनको वोट डाला जाए? और जो मुसलमान फिर भी इसकी तरफदारी कर रहे हैं कुछ चंद सिक्कों में बिककर, चॉकलेट खाकर, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम अपने घर में के बच्चे को देखिए, कम से कम अपने भाई को देखिए और ये ध्यान में रखिए कि वो एटीएस में जो 7 साल बच्चों ने अपने बाल बच्चों से दूर, अपने माँ बाप से दूर, जो बेगुनाह होने के बावजूद इसके एक गलत बयानी की वजह से जेल में गुजारे हैं, वो आपका अगर बच्चा होता तो क्या आप अब भी उसके साथ में होते? ये एक सवाल निशान है मेरी तरफ से, यहाँ पर भी, इलेक्शन में भी, आम दिनों में भी, और इंशाअल्लाह मैं क़यामत के दिन भी आपको ये पूछूंगा कि आपने इस आमदार का क्यों साथ दिया। अगर आपका बच्चा अगर जेल में अटका हुआ रहता 7 साल, तब भी क्या आप साथ देते? क्या आप अपने बच्चे के जेल में जाने का इंतजार कर रहे हैं? और रही दूसरी बात आनंद भरोसे की, वो तो खुद कम्युनल है ही, वो तो आ ही रहा है कम्युनल माहौल से। तो ये दोनों को छोड़िए, चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो या ओबीसी रहो। खास करके मैं ओबीसी भाइयों से आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में जितनी जिम्मेदारी मुसलमानों की है उतनी ही जिम्मेदारी ओबीसी समाज की है, क्योंकि ये इलेक्शन आपके भी अस्तित्व का इलेक्शन है। ऐसा ना हो कि आपकी बीजेपी की मोहब्बत आपको एक ऐसे गलत इंसान की तरफ वोट डालने पे मजबूर करे जो बज़ाहिर तो बीजेपी और यूपी का हो, मगर अंदर से वो किसी और चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हो और आप इलेक्शन में आ जाए। इस वजह से आपकी आवाज़ बनूंगा, मैं ओबीसी की आवाज़ बनूंगा
ओबीसी के रिजर्वेशन को धक्का नहीं लगने देने की मेरा एक अज़म है। वो अज़म के साथ विधानसभा में जाऊंगा और आप लोगों की ताकत जो आप मुझे देंगे वो ताकत आपकी आवाज़ बनकर विधानसभा में मैं आपके लिए लड़ूंगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मैं मोहम्मद गौस जैन परभनी विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहा हूं 20 नवंबर को। इस किसी के बहकावा में ना आइए, किसी का चॉकलेट नहीं खाइए, किसी की जात की, किसी की धर्म की राजनीति का हिस्सा मत बनिए। परभनी के विकास का हिस्सा बनिए, परभनी के भविष्य का हिस्सा बनिए, परभनी विकसित परभनी का एक हमारा पार्ट बनिए और 14 क्रमांक पर ट्रम्पेट निशानी पर बटन दबाइए और मुझे भारी अक्षरों से वोट करिए और जिताइए, क्योंकि मैं एक ऐसा इकलौता उम्मीदवार हूं जो आपके सामने सिर्फ बातें लेकर नहीं आ रहा हूं। मैंने 30 पॉइंट प्रोग्राम बनाया है। ये 30 पॉइंट प्रोग्राम आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए और हम सबके परभनी के भविष्य के लिए ये काम में आएगा। आप इसको एक बार पढ़िए, एक बार जरा सोचिए और फिर वोट कीजिए। 23 सितंबर 2024 को अल्लाह के रसूल की शान में जिस तरह से यहाँ पर गुस्ताखी की गई थी, उस रैली में आप शामिल थे। विधानसभा को लेकर किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वो रैली विधानसभा का हिस्सा नहीं था। वो रैली एक मिली, एक दर्द की, एक शकल थी कि एक इंसान ने मिल्लत के नाम पे आवाज़ दिया कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी शान है उनके खिलाफ कोई भी वगैरह ऐसी बातें कर रहा है जिससे हमको तकलीफ हो रही है। और ये विधानसभा में हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है कि महापुरुष के खिलाफ में, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में, दूसरे मजहब के देवी देवताओं के खिलाफ में और उनके महापुरुष के खिलाफ में जो भी अपमानजनक बातें करेगा उसके खिलाफ एक कड़क कानून बनना चाहिए। महाराष्ट्र की संस्कृति जो हमारे शाहू फुले अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और टीपू सुल्तान की जो संस्कृति है, वो संस्कृति को हमको बचाना ज़रूरी है। और उस संस्कृति को बचाने के लिए मैं विधानसभा में आपकी आवाज़ बनकर सबसे पहले शपथ लेने के बाद एक ही काम करूंगा कि इस कानून के लाने की प्रस्तावना रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि पूरे जो वोटों के ऊपर अपना हक समझने वाली महाविकास आघाड़ी इस पॉइंट पर भी के बात करेगी और छुप कर सेक्युलर वोटों को डिवाइड करने वाली महायुति भी इस चीज़ के ऊपर गौर करेगी। ये थे मोहम्मद गौस जैन। विधानसभा निवडणूक निशानी इनकी ड्रम पैड है और इनका जो क्रमांक है 14। आपको ये हमारी इनसे मुलाकात कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और किसी भी न्यूज़ या विज्ञापन के लिए हमें कांटेक्ट करें।